नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साहरघाट डकैती कांड मामले में पुलिस ने 10 अपराध कर्मियों को किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जयनगर के दुल्लीपट्टी व लदनिया के सिद्धपा पंचायत में हुआ जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन। मधवापुर एसएसबी ने प्रतिबंधित सामानों के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पिपरौन कस्टम के किया हवाले। जयनगर पुलिस व एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में नशीली दवा व नेपाली भारतीय मुद्रा के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिस्फी पुलिस ने नूरचक गांव से 3 बोतल नेपाली शराब के साथ एक पियक्कर को हंगामा करते हुए किया गिरफ्तार। रेखा प्रखंड मुख्यालय में रबी महाभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वैज्ञानिक ने किसानों को किया संबोधित, दी गई जानकारी। जयनगर दरभंगा रेल खंड का डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने किया निरीक्षण। जयनगर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत चल रहे कार्यों का लिया जायजा। बिस्फी के 80 जीरो माइल बिस्फी पथ के खैरी बाका में 450 बोरी सीमेंट लदी ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी। मधुबनी के महिला महाविद्यालय में गणित विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह का हुआ निधन। महाविद्यालय में शोक सभा आयोजित। हरलाखी के मनोहरपुर गांव में ग्राम रक्षा दल ने की बैठक। जिले में बढ़ती अपराधी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ग्राम रक्षा दल को प्रतिनियुक्त करने का दिया सुझाव। राजनगर के राज खेल मैदान परिसर में चिचरी कानूनगो, सतघारा, भरिया, बिसनपुर व सिमरी पंचायत को लेकर हुआ जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन। सत्ताईस अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक मधुबनी जिला के विभिन्न खेल मैदान पर आयोजित होगी वार्षिक खेल कार्यक्रम 2023-24 के तहत जिला स्तरीय विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता। प्रशासनिक तैयारी हुई पूरी। और मधुबनी जिला के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में दुर्गा पूजनोत्सव का हो रहा आयोजन। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा हुई आयोजित। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के साहरघाट थाना अंतर्गत बीते दिनों हुई भीषण डकैती मामले में पुलिस ने 10 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बीते दिनों साहरघाट में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जहां 40 से 50 अपराध कर्मियों ने साहरघाट थाना क्षेत्र के राजकुमार गामी के घर डकैती की घटना को अंजाम दिया। जब राजकुमार गामी व उनके परिजनों के द्वारा डकैतों का विरोध किया गया तो उनके द्वारा परिजनों के साथ गंभीर रूप से मारपीट भी की गई। घर के बाहर बमबारी कर क्षेत्र में दहशत फैलाया गया। सूचना पर पहुंची मौके की पुलिस पर भी बम फेंका गया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। बमबारी में 2 पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी सूचना है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर डकैत वहां से भाग निकले। इस मामले को लेकर बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने एक विशेष दल का गठन किया। इस विशेष दल ने 3 से 4 दिनों के अंदर इस मामले के मुख्य अपराधी को गिरफ्तार किया और फिर उसके निशानदेही पर 10 अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। इन सभी अपराधियों के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। आइए हम आपको पूरे विस्तार से दिखाते हैं ये खबर। बीते दिनों साहरघाट थाना अंतर्गत राजकुमार गामी के घर पर 40 से 50 अपराध कर्मी द्वारा गृह स्वामी के साथ मारपीट कर बमबारी करते हुए डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था।
डकैती का विरोध करने पर डकैतों द्वारा गृहस्वामी व उनके परिजनों को मारपीट कर घायल कर दिया गया था। घटना की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। तभी डकैतों द्वारा घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही पुलिस पर बम फेंककर 2 पुलिसकर्मी को घायल कर दिया गया था। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, परंतु अंधेरे का फायदा उठाकर सभी अपराधकर्मी नेपाल की ओर भाग गए। घटना की सूचना प्राप्त होते ही मधुबनी पुलिस अधीक्षक, बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा अन्य थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। तत्काल मधुबनी पुलिस अधीक्षक द्वारा बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन करते हुए डकैती में शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी व लूटे गए सामानों की बरामदगी के लिए छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि विशेष टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं आसूचना संकलन कर घटना में संलिप्त अपराध कर्मी चंद्र नारायण शाह को 18 अक्टूबर को 7:45 पर साहरघाट थाना अंतर्गत उसके ससुराल से गिरफ्तार किया गया और घटना में लूटे गए चांदी का सामान व घटना के समय प्रयुक्त मोबाइल भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मी चंद्र नारायण शाह शिवहर जिला के पिपराही थाना के डकैती कांड में जेल भी गया था। जेल में 11 माह रहने के पश्चात अपने परिवार सहित साहरघाट थाना अंतर्गत ससुराल में करीब 1.5 वर्ष से रह रहा था। गृह स्वामी राजकुमार गामी के घर के सामने चंद्र नारायण शाह के साला पप्पू कुमार का मोबाइल दुकान है, जिस कारण पप्पू कुमार द्वारा गृह स्वामी राजकुमार गामी की संपत्ति की जानकारी प्राप्त कर चंद्र नारायण शाह को दी गई। चंद्र नारायण शाह व पप्पू कुमार द्वारा डकैती करने के लिए लगातार रैकी किया गया तथा डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए नेपाल, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं मधुबनी जिला के अन्य आपराधिक सहयोगियों के साथ संपर्क किया। घटना कारित करने में उनका साला पप्पू कुमार लाइनर का काम किया था तथा पप्पू कुमार की दुकान गृह स्वामी राजकुमार गामी के घर के सामने होने के कारण घटना स्थल व आसपास रेकी करना आसान था। घटना के दिन भी शाम में चंद्र नारायण शाह द्वारा अपने अन्य सहयोगी अपराध कर्मियों के साथ साहरघाट व घटनास्थल के आसपास रैकी की गई थी। विशेष टीम द्वारा गिरफ्तार अपराध कर्मी चंद्र नारायण शाह के साला पप्पू कुमार के घर की तलाशी लेने पर 4 चांदी का सिक्का, 3 चांदी की हनुमान जयंती, 6 चांदी की अंगूठी बरामद की गई और उसके स्वीकारोक्ति बयान व निशानदेही पर घटना में संलिप्त अपराध कर्मी पप्पू कुमार, मनोज कुमार यादव, राजीव कुमार सिंह, अकबर अंसारी, अरुण कुमार शाह, मोहम्मद मुमताज, शैलेंद्र राउत, राहुल शाह, रोशन खलीफा को छापेमारी कर उनके घर से गिरफ्तार किया गया। सभी आपराधिक कर्मियों का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों की विधिवत तलाशी लेने पर चंद्र नारायण शाह, मनोज यादव, राजीव कुमार सिंह एवं अरुण कुमार शाह के द्वारा घटना के समय प्रयुक्त 4 मोबाइल भी बरामद किया गया। इसके अलावा अन्य अपराध कर्मियों के पास से विभिन्न कंपनी के 8 मोबाइल जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार अपराध कर्मियों के द्वारा इस गिरफ्तार 10 अपराध कर्मियों के अलावा अन्य 29 अपराध कर्मियों की भी डकैती की घटना में संलिप्तता बतलाई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम बनाकर लगातार छापेमारी की जा रही है। और बचे हुए लोग हैं, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, इस कांड में कितने लोग शामिल थे? टोटल 37 लोगों का नाम अभी तक आया है, जो पूछताछ और विभिन्न तरह के जो अनुसंधान हुए हैं, तकनीकी अनुसंधान और जो सीसीटीवी का फुटेज है, उसके आधार पर लगभग 37 लोगों का है, जिसमें कुछ लोग अंदर गए थे, कुछ लोग निकी किए थे, कुछ लोगों ने मतलब पूरा जो कंस्पिरेसी है, इन सब चीज़ों को मिलाकर के 37 लोगों का नाम है।
पूर्व में 16 लोगों के आसपास नेपाली वो गैंग के सदस्य हैं। पूर्व में इनका इतिहास रहा क्या? जैसे मैंने बताया कि चंद्र नारायण साहब पिपराही थाना कांड संख्या में पहले भी डकैती के मामले में जेल से जा चुका है और जेल में ही इसके कई साथी बने थे जो कि डकैती की घटना में रहते थे। कई लोग हैं जो डकैती की घटना में हैं, उनका हम लोग अब चूंकि दूसरे जिले का अपराधी की इतिहास ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया मोहम्मद मुमताज जो है पहले भी ये सब डकैती घटना में शामिल रहा है। हमारे यहाँ जो डकैती हुई है लौका में, मधुआपुर में और फूलपरास में, इनमें भी इनकी संलिप्तता ही है ज़्यादातर लोगों की। उस पर भी हम लोग दिनांक 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर की रात्रि में सहारघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सहारघाट बाजार के पास में ही राजकुमार गामी जी का घर है, जिसमें 30-35 के संख्या के आसपास में डकैतों के द्वारा डकैती की घटना की गई थी। उसमें उस घटनाक्रम में जब हमारे पुलिस पदाधिकारी भी वहाँ पे डिप्यूट थे बगल में ही, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो उसमें बमबाजी की गई थी डकैतों के द्वारा, जिसमें कि जो ये होमगार्ड का जवान था वो भी उसमें उसको भी चोट लगी थी बम से, वो भी घायल हुआ था जिसमें अभी उसका इलाज चल रहा है। उसके अलावा जो राजकुमार गामी जी हैं उनके घर में भी उनके परिवारजनों के साथ भी मारपीट किया गया था डकैतों के द्वारा, जिसके कारण से वो लोग भी घायल हुए थे। कुछ 3 लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए थे, टोटल 5 लोग घायल हुए थे। इसको हम लोगों ने बहुत चैलेंज की तरह लिया था और लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे थे। इसमें SIT की टीम गठन हुई थी, जिसमें कि DSP SDPO बेनीपट्टी के नेतृत्व में SIT का गठन हुआ था। तो जो अनुसंधान के क्रम में तकनीकी अनुसंधान और CCTV फुटेज और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे थे। उसमें हम लोग को एक क्लू मिला कि एक चंद्र नारायण शाह है जो तरियानी शिवहर का है बेसिकली, लेकिन उसका ससुराल जो है सहारघाट थाना में ही जस्ट जो विक्टिम है राजकुमार गामी, उन्हीं के घर के बगल में ही इसका ससुराल था। ये 1.5 साल से ससुराल में रह रहा था और ये पहले भी जो है पिपराही थाना में डकैती की घटना में जेल जा चुका था। तो जेल जाने के क्रम में ही कई लोगों से ये डकैतों से संपर्क में था। नेपाल के डकैत से भी संपर्क में रहा है ये लगातार, और इसी ने सारी प्लानिंग की थी। अपने साला जो पप्पू कुमार शाह है, जिसका मोबाइल का दुकान, जो वादी है, जो विक्टिम है राजकुमार गामी, उनके सामने, घर के सामने ही इनका दुकान था। तो यहीं से वो नज़र भी रखता था। इसी ने सारी सूचना पहुंचाई थी कि इनके घर पे डाका डाला जा सकता है और कैसे भागा जा सकता है। इन सब सारी चीज़ों की जानकारी इसने दी थी। और ये जो है जब जेल में था तो संपर्क में भी था कई अपराधियों से, उनसे संपर्क करके, नेपाल के अपराधियों से संपर्क करके, और इसने ये घटना करवाया, जिसमें कि जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के क्रम में हम लोग को खुलासा हुआ है, उसमें 10 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है जो इसमें सम्मिलित थे। इसमें चंद्र नारायण शाह तरियानी, जिला शिवहर पहला, पप्पू कुमार उसका साला जो है, जिसके दुकान पे ये बैठ के और रेकी करता था, ये सहारघाट जिला मधुबनी, मनोज कुमार यादव जो है सीतामढ़ी से लेके आया था कुछ 7 अपराधियों को अपने गाड़ी चला करके स्कॉर्पियो में, और ये बासुकी मधवापुर में वहीं पे रुक गया था। वहाँ से लोग पैदल गए थे कुछ अपराधी, और सुबह में जब घटना करके भी वापस उसी गाड़ी से वहीं बासुकी पे जाकर गाड़ी से चढ़ के और वापस सीतामढ़ी गए। राजीव कुमार सिंह 4था नंबर पे इसकी गिरफ्तारी हुई है। अकबर अंसारी ये बेलसंड का है सीतामढ़ी। अरुण कुमार शाह ये शिवहर का है। मोहम्मद मुमताज पिपराही, जिला शिवहर। मोहम्मद मुमताज के हाथ में बम का चोट भी है, पहले भी घटना में शामिल रहा, जिसमें एक्सीडेंटली बम फट गया था, जिसमें ये घायल भी हुआ था। इसका अभी भी निशान है। शैलेंद्र राउत ये जिला शिवहर का है। राहुल शाह इसमें ये सीतामढ़ी का है। रोशन खलीफा मुजफ्फरपुर का। तो इसमें टोटल जो है हम लोगों ने गिरफ्तारी 4 जिलों से की है, शिवहर से, सीतामढ़ी से, मुजफ्फरपुर से और मधुबनी से। नेपाल के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं।
जो चंद्र नारायण शाह है उसके यहाँ से कुछ सामान की बरामदगी हुई है जो लूट का था। चांदी का सिक्का और कुछ हनुमान चक्ति, अंगूठी और कुछ मोबाइल भी बरामद हुआ है। जो अन्य लूटे हुए सामान है उसको इन लोगों ने नेपाल में बेचने के लिए भेजा था, जो उसके नेपाली गिरोह के सदस्य थे उनके द्वारा। उसकी अभी बरामदगी नहीं हो पाई है। ये जो है इस सफलता में पूरी टीम लगी हुई थी। मुख्यतः जो है सुश्री नेहा कुमारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी, पुलिस निरीक्षक सीताराम प्रसाद थानाध्यक्ष बेनीपट्टी, पुलिस निरीक्षक अनुज कुमार थानाध्यक्ष हरलाखी, पुलिस निरीक्षक अनूप कुमार प्रभारी तकनीकी कोषांग, पुलिस निरीक्षक अजीत प्रसाद सिंह तकनीकी कोषांग, पुलिस निरीक्षक राजकुमार मंडल थानाध्यक्ष मधवापुर, पुआनी अरविंद कुमार थानाध्यक्ष सहारघाट, पुआनी सुप्रिया कुमारी थानाध्यक्ष खिरहर, पुआनी अभिषेक कुमार आनंद सहारघाट थाना, पुआनी शत्रुघ्न कुमार नगर थाना, पुआनी राहुल कुमार रैका थाना, पुआनी अनिल कुमार सिंह सहारघाट थाना, पुआनी हर्षराज सहारघाट थाना, पुआनी नवीन कुमार सहारघाट थाना, सिपाही सुरेश कुमार तकनीकी कोषांग मधुबनी, मनोहर कुमार तकनीकी कोषांग, इंपू कुमारी तकनीकी कोषांग, शिवशंकर उराव तकनीकी कोषांग, सुनील कुमार सिंह तकनीकी कोषांग, राकेश कुमार गोपनीय शाखा, पिंटू कुमार तकनीकी कोषांग, हिमांशु रंजन तकनीकी कोषांग। तो इन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई है। लगातार रात भर रेड हुआ है अलग अलग जगहों पे। पहले तो सूचना आकलन एकत्रित करना, तकनीकी अनुसंधान करना, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी करना 10 लोगों की। इन लोगों की मुख्य भूमिका रही है। तो मेरी तरफ से मैं इनको जीएस मार्क्स जो सुसेवांक होता है वो अपनी तरफ से पुरस्कृत कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मुख्यालय की तरफ से पुलिस दिवस पे हमारे पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाता है, उसके लिए भी प्रस्ताव हम लोग यहाँ से भेजेंगे सर ये लगातार। और इसी में सारी प्लानिंग की थी अपने साला जो पप्पू कुमार शाह है, जिसका मोबाइल का दुकान, जो वादी है, जो विक्टिम है राजकुमार गामी, उनके सामने, घर के सामने ही इनका दुकान था। तो यहीं से वो नज़र भी रखता था। इसी ने सारी सूचना पहुंचाई थी कि इनके घर पे डाका डाला जा सकता है और कैसे भागा जा सकता है। इन सब सारी चीज़ों की जानकारी इसने दी थी। और ये जो है जब जेल में था तो संपर्क में भी था कई अपराधियों से, उनसे संपर्क करके, नेपाल के अपराधियों से संपर्क करके, और इसने ये घटना करवाया, जिसमें कि जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के क्रम में हम लोग को खुलासा हुआ, उसमें 10 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है जो इसमें सम्मिलित थे। इसमें चंद्र नारायण शाह कल्याणी जिला सेवर पहला, पप्पू कुमार उसका साला जो है, जिसकी दुकान पे ये बैठ के और रेडी करता था, ये सहारघाट जिला मधुबनी, मनोज कुमार यादव जो है सीतामढ़ी से लेके आया था कुछ 7 अपराधियों को अपने गाड़ी चला करके स्कॉर्पियो में, और ये बासुकी मधवापुर में वहीं पे रुक गया था। वहां से लोग पैदल गए थे कुछ अपराधी, और सुबह में जब घटना करके भी वापस उसी गाड़ी से वही बासुकी पे जाकर गाड़ी से चढ़ के और वापस सीतामढ़ी गए। राजीव कुमार सिंह चौथा नंबर पे इसकी गिरफ्तारी हुई है। अकबर अंसारी ये बेलसंड का है सीतामढ़ी। अरुण कुमार शाह ये शिवहर का है। मोहम्मद मुमताज पिपराही जिला शिवहर। मोहम्मद मुमताज के हाथ में बम का चोट भी है, पहले भी घटना में शामिल रहा, जिसमें एक्सीडेंटली बम फट गया था, जिसमें एक घायल भी हुआ था। इसका अभी भी निशान है। शैलेंद्र राउत ये जिला शिवहर का है। राहुल शाह इसमें ये सीतामढ़ी का है। रोशन खलीफा मुजफ्फरपुर का। तो इसमें टोटल जो है हम लोगों ने गिरफ्तारी 4 जिलों से की है, शिवहर से, सीतामढ़ी से, मुजफ्फरपुर से और मधुबनी से। नेपाल के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। जो चंद्र नारायण है उसके यहाँ से कुछ सामान की बरामदगी हुई है, जो था सिक्का और हनुमान चक्ति, अंगूठी और कुछ मोबाइल भी बरामद हुआ है। जो अन्य लूटे हुए सामान है उसको लोगों ने नेपाल में बेचने के लिए भेजा था, जो उसके नेपाली गिरोह के सदस्य थे उनके द्वारा। उसकी अभी बरामदगी नहीं हो पाई है। ये जो है इस सफलता में पूरी टीम लगी हुई थी। मुख्यतः जो है सुश्री नेहा कुमारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी, पुलिस निरीक्षक सीताराम प्रसाद थानाध्यक्ष बेनीपट्टी, पुलिस निरीक्षक अनुज कुमार थानाध्यक्ष हरलाखी, पुलिस निरीक्षक अनूप कुमार प्रभारी तकनीकी कोषांग, पुलिस निरीक्षक अजीत प्रसाद सिंह तकनीकी कोषांग, पुलिस निरीक्षक राजकुमार मंडल थानाध्यक्ष मधवापुर, पुआनी
अरविंद कुमार थानाध्यक्ष सहारघाट, कुंवानी सुप्रिया कुमारी थानाध्यक्ष खिरहर, कुंवानी अभिषेक कुमार आनंद सहारघाट थाना, कुंवानी शत्रुघ्न कुमार नगर थाना, कुंवानी राहुल कुमार रायका थाना, कुंवानी अनिल कुमार सिंह सहारघाट थाना, कुंवानी हंसराज सहारघाट थाना, कुंवानी नवीन कुमार सहारघाट थाना, सिपाही सुरेश कुमार तकनीकी कुशान मधुबनी, मनोहर कुमार तकनीकी कुशान, इंकू कुमारी तकनीकी कुशान, शिवशंकर राव तकनीकी कुशान, सुनील कुमार सिंह तकनीकी कुशान, राकेश कुमार गोपनीय शाखा, पिंटू कुमार तकनीकी कुशान, हिमांशु रंजन तकनीकी कुशान। तो इन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई है। लगातार रात भर रेड हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी स्थित कस्तूरबा विद्यालय के परिसर में जयनगर प्रखंड के 3 पंचायत दुल्लीपट्टी, बरही व बैरा को लेकर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार समेत अन्य जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी, जयनगर के प्रखंड पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि व सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। इस मौके पर डीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए इसका लाभ लेने की अपील की। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव के कस्तूरबा मध्य विद्यालय में गुरुवार को दुल्लीपट्टी, बरही एवं बैरा पंचायत का जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, अपर समाहर्ता नरेश झा, सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसरिया, पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी, मीना देवी व विमला देवी समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता व बीडीओ राजीव रंजन कुमार के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने तरह तरह के जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर पर जानकारी प्राप्त कर लाभुक इस योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से पंचायत की समस्याओं से अवगत कराया। इन समस्याओं के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। डीएम ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एसपी सुशील कुमार ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक थाना में महिला सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। 112 नंबर डायल कर आपातकालीन सेवा प्राप्त कर सकते हैं। चंद मिनटों में आप तक पुलिस की सेवा पहुंचेगी। 1930 पर डायल कर साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कार्यक्रम में एसडीपीओ विप्लव कुमार, डीसीएलआर सुश्री तरणीजा, थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष रंजन, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी दीपक कुमार, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद, निबंधन पदाधिकारी अमित कुमार मंडल, शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव, ब्रज किशोर यादव, वीरेंद्र यादव, जामुन चौधरी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में दुल्लीपट्टी पंचायत मुखिया रूपम कुमारी, बैरा की मुखिया विमला देवी व बरही की मुखिया मीना देवी के द्वारा डीएम व एसपी समेत अन्य अधिकारियों को पाग दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। कृषि, सहकारिता, जीविका, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, बाल विकास एवं चाइल्ड लाइन विभाग द्वारा स्टॉल लगाया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। स्वास्थ्य से संबंधित हो या अग्निशमन से संबंधित हो, आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर होता है, इसमें आपको कॉल करने में कोई चार्ज नहीं लगता है। और 112 पे कॉल करेंगे तो इसमें कॉल सेंटर जो है पुलिस के पदाधिकारी बैठे होते हैं जो पटना में स्थापित है, और वहां से जो संबंधित जहां से भी लोग कंप्लेन करते हैं संबंधित थाने को या संबंधित डायल 112 की गाड़ी को कॉल जाता है और वो आपके पास एक समय निश्चित समय सीमा के अंदर में आपके पास पहुंचते हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि जितनी जब भी कोई आपातकालीन कॉल है लोगों का, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, झगड़ा लड़ाई या कुछ भी हो जाता है तो लोग कॉल करते हैं, थाना को कॉल करते हैं। थाना को कभी कभी समय लगता है पहुंचने में, क्योंकि वो अन्य कामों में भी
अन्य कामों में भी हो सकता है कि वो बिजी हो। तो उसी के लिए एक ग्रुप में अभी जैसे कि हम लोगों ने मधुबनी जिला में 1 वर्ड को देता है, अभी तक 12 मिनट के अंदर में कॉल आने के 12 मिनट के अंदर में पहुंच जाते हैं, लोगों की समस्याओं का निदान कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है आगे दूसरे चरण में उसको 5 मिनट के अंदर में पहुंचने का, जैसे ही आपका कॉल है चाहे कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, हम लोग 5 मिनट के अंदर में आपके पास पहुंच पाए और आपको सहायता प्रदान करता है। तो मेरा क्योंकि हम लोगों ने अनुभव किया है कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा यहाँ पे जितने लोग हैं कि सभी लोगों को बताएं 112 के बारे में, डायल 112 के बारे में, और अपने गांव में जाएं, अपने मोहल्लों में जाएं, अपने पंचायत में सभी लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएं। जो दूसरी सेवा सरकार के द्वारा चलाई गई है जो पुलिस से संबंधित है वो है महिला सहायता केंद्र, महिला हेल्प डेस्क। महिला हेल्प डेस्क जो है मधुबनी जिला में 40 थाने हैं, 40 थाना में सभी थानों में महिला सहायता केंद्र की स्थापना की गई है। उसका उद्देश्य एक ही है कि वो आजकल आप देखते होंगे, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि आजकल पारिवारिक झगड़े हो जाती है तो लोग थाना में केस मुकदमा करने चले जाते हैं। कई बार हो भी जाता है, खास करके जो पति पत्नी का झगड़ा होता है, दहेज पीड़न जैसे झगड़े होते हैं जिसमें दो परिवार के बीच में झगड़ा हो जाता है। उसमें मैंने देखा है, महसूस किया है कि महिलाएं या पुरुष जो भी हैं चले जाते हैं, केस कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं को पछतावा होता है कि अपने परिवार के बीच में हम लोगों ने केस मुकदमा कर दिया। खुद फिर हमारे ऑफिस से भी आते हैं या और लोग अधिकारियों के पास जाते हैं कि हम ये केस को उठाना चाहते हैं या केस खत्म कराना चाहते हैं, लेकिन जब एक बार FIR हो जाता है तो न्यायिक प्रक्रिया है जो कि अपनी चलती है, न्यायालय के तहत ही वहाँ से उसका निष्पादन हो पाता है, उसमें समय लगता है। तो इसलिए ये महिला सहायता केंद्र की हम लोग सरकार के द्वारा स्थापना की गई है, जिसमें आपको किसी भी तरह के पारिवारिक झगड़ा है, विवाद है, उसमें आप जाइए। महिला सहायता केंद्र में महिला पुलिस पदाधिकारी रेपुटेशन किया गया, उनकी पोस्टिंग की गई है, उनको स्पेशली ट्रेन भी किया गया है जो इस तरह के मामलों को सुलझा सके। और जब आप जाते हैं तो दोनों साइड को बुलाया जाता है, उनको काउंसलिंग की जाती है, उनको समझाया जाता है। और उसमें हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर मामलों में आपसी समझौतों से, काउंसलिंग से जो है मामला सुलझ जाता है। उद्योग विभाग की योजनाओं के बारे में मैंने देखा वो कम जानकारी रहती है, तो मैं श्रम संसाधन विभाग की एक दो स्कीम के बारे में बात करूंगा। आप लोग जानते हैं कि बिहार राज्य में श्रम संसाधन विभाग की तरफ से बिहार भवन एवं अन्य संघ निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। और इस कल्याण बोर्ड के तहत अगर वैसे निर्माण कार्य में जो भी मजदूर लगे हुए हैं, निर्माण मजदूर जिनको हम कहते हैं, वो लोग अगर इसका निबंधन करा लेते हैं तो निबंधन कराने के पश्चात लगभग 16 प्रकार की उनको सरकारी सहायताएं मिलती हैं। उनको बच्चों को शिक्षा देने में उनको सहयोग राशि दी जाती है, पुत्री के विवाह में सहयोग राशि दी जाती है, घर का कोई व्यक्ति घायल होता है तब उसमें अनुदान की राशि दी जाती है, इलाज के लिए किया किसी भी मतलब 13 प्रकार के 16 प्रकार के ऐसे हैं जहाँ पे मामले में सहायता दी जाती है। वैसे निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूरों को जो कि कल्याण बोर्ड के तहत अपना निबंधन करा लेते हैं। और निबंधन कराना बहुत आसान है, उसमें रेगुलेट दिया हुआ है, इस पैम्फलेट पे भी हम लोग यहाँ काउंटर पे बंटवा रहे हैं। इसमें आप लोग जाएंगे वेबलिंक पे www.bihar.gov.in, इससे कोई भी व्यक्ति किसी भी अगर आपकी जानकारी में है ऐसे कोई श्रमिक उनका निबंधन करवा दें। और शुल्क बहुत नॉमिनल है, पहली बार निबंधन का केवल 20 रुपये शुल्क लगता है, 20 रुपये मात्र, और अगले 5 साल के लिए जो निबंधन शुल्क रहता है वो 30 रुपये लगता है। तो पहली बार में कुल 50 रुपये दीजिएगा तो 5 साल तक निबंधन आपका वैध रहेगा। 5 साल तक जब फिर 30 रुपये देकर उसको अगले 5 साल के लिए नवीकृत करा लेना होता है। और जो कल्याण बोर्ड के सदस्य इस निबंधन को नवीकृत कराए रहेंगे तो वो इन सभी 16 प्रकार के जो लाभ हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। और आपके बीच में अनुभव की साझा में हमने बुला के पूछा भी तो हमारे मजदूर भाई ने लाभ उसका ले भी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और बहुत लाभकारी है। तो मजदूर को सभी लोगों से
इसके जरा गौर फरमाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी देकर जो निर्माण कार्य में लगे मजदूर हैं उनको इसका निबंधन करवाने में सहयोग आप लोग करेंगे। अगला जो प्रमुख कार्यक्रम हम बात करेंगे हमारे युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में 7 निश्चय के तहत युवाओं के लिए 3 प्रमुख कार्यक्रम सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए थे 2016 से। एक तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा कुशल युवा प्रोग्राम, तीसरा स्वयं सहायता भत्ता योजना। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी बच्चा जब 12वीं पास करता है या 10वीं पास करके पॉलिटेक्निक या ITI सबका आप लोग कराने की कोशिश करते हैं, अगर ऐसा परिवार है कि जो कि फीस भरने के लिए कॉलेज में सक्षम नहीं रहता है, तब उसको बच्चे की पढ़ाई को आगे जारी रखवाने के लिए उनके गार्जियन बाजार से लोन लेते हैं। और जब बाजार से आप लोग लोन लेने जाते हैं तो उसमें बैंक के द्वारा सिक्योरिटी मोर्गेज उसकी आवश्यकता मांग की जाती है। ब्याज दर भी बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण जो शिक्षा लोन का भार परिवार में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसी बात को समझते हुए सरकार ने बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना सरकार के द्वारा लाई गई और इस योजना के तहत वैसे बच्चे जो 12वीं पास में कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या 10वीं पास करने के बाद ITI पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को 4 लाख तक का बहुत ही कम ब्याज पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर के इंडो नेपाल बॉर्डर पर मधवापुर SSB ने प्रतिबंधित सामान के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 20 गैस स्टोव, जुगनू लाइट समेत कई चीजें बरामद की गई है। उसकी बाइक भी जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए पिपरौन कस्टम के हवाले किया गया। इंडो नेपाल बॉर्डर पर मधवापुर में बाइक पर ले जा रहे तस्करी के सामानों के साथ एक आरोपी पकड़ा गया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। इस मामले में दोनों बाइकें बरामद कर ली गई है। जब्त सामानों में 100 पीस गैस स्टोव और 20 पैकेट जुगनू लाइट शामिल है। बरामदगी और पकड़ने की कार्रवाई मधवापुर SSB ने की। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 295 से करीब 100 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। पकड़ा गया आरोपी राम ईश्वर साह मधवापुर का ही रहने वाला है। वह बाइक पर प्रतिबंधित सामानों को लादकर भारतीय बाजार से नेपाल की ओर ले जा रहा था। उस वक्त सुरक्षा बलों की टीम वहां गश्ती कर रही थी। पकड़ा गया आरोपी के साथ बरामद सामानों को पिपरौन कस्टम के हवाले कर दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते बुधवार को जयनगर पुलिस व जयनगर SSB की संयुक्त कार्रवाई में थाना क्षेत्र के भेलवा टोल के वार्ड नंबर 14 से विनोद पंजियार के घर पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गई। यह प्रतिबंधित दवाओं का अवैध कारोबार करता था, जिसको लेकर जयनगर पुलिस व SSB को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर SSB ने यह कार्रवाई की। इस मामले में तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भारतीय व नेपाली मुद्रा भी जब्त की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। जयनगर थाना क्षेत्र के भेलवा टोला वार्ड नंबर 14 में बुधवार को पुलिस व SSB की कार्रवाई में नशीली दवा व नेपाली भारतीय मुद्रा के साथ गिरफ्तार मामले में पुलिस ने थाना में कांड दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुरुवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के भेलवा टोला वार्ड नंबर 14 निवासी विजय पंजियार के द्वारा अवैध रूप से प्रतिबंधित दवा का कारोबार किया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति अपने अन्य सहयोगी के साथ नेपाल से भारत व भारत से नेपाल प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बिक्री कर रहा है। बुधवार को पुलिस व SSB के संयुक्त तत्वाधान में की गई छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप व दवा के अलावा 37,08,600 भारतीय रुपये व 76,300 नेपाली रुपए, टैब, मोबाइल फोन, स्कूटी को बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है। इस मामले में और कौन लोग शामिल हैं, उसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार, थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष रंजन, अपर थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण, एसआई धीरेन्द्र कुमार सिंह, बीडी राम, संतोष कुमार, शुभम कुमार के अलावे पैंथर टीम के चंदन कुमार, शुभम कुमार, प्रवीण कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। कल 18 तारीख को एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक जो है नशे का कारोबारी है, वो नशे का सामान लेकर के जा रहा है। उसी को लेकर के जयनगर पुलिस और एसएसबी की एक टीम बनाई गई और उनके द्वारा छापेमारी की गई सशस्त्र बलों के साथ धागा टोल में। वहाँ पे विजय पंजियार है, विजय पंजियार के निवास स्थान पे जब सर्च किया गया तो वहाँ से ये कोडीन सिरप जो है 167 बोतल, उसके अलावा नाइट्रोवेट कैप्सूल है वो 165 टैबलेट्स है, उसके अलावा पायरोनिक्स करके है वो 312 कैप्सूल है। ये सारे प्रतिबंधित दवाएँ हैं, एनडीपीएस के अंदर में आते हैं। उसके अलावा इनके घर से लगभग 37,08,600 इंडियन करेंसी बरामद हुई है और 76,300 नेपाली करेंसी बरामद हुई। तो इसमें एक कांड दर्ज किया गया है 19 तारीख को 430-23 एनडीपीएस एक्ट में और इनको जेल भेजा जा रहा है। विजय पंजियार, पिता महेंद्र यादव, हाकिम बिस्वा, इनको जेल भेजा जा रहा है। और आगे जो इसमें और लोग संलिप्त हैं, ये जो गिरोह है इसमें जो और लोग संलिप्त हैं उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे जो जिनका भी नाम आएगा उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मैंने ये जो नशे का सामान होता है, खास करके ये कोडीन सिरप, इसको अवैध तरीके से वो लोग कारोबार करते थे और नेपाल से इंडिया लाना और इंडिया से नेपाल ले जाना इनका मुख्य ये था। इसका परिवहन करना अवैध तरीके से। अब लाठी में इसका घर है। तो जैसा मैंने बताया कि अभी अनुसंधानग्रस्त है ये केस, जिसमें और अन्य लोग भी जो भी सम्मिलित हैं इनके साथ में, उन सभी का हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी होगा उन पर कार्रवाई किया जाएगा। विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के नूरचक गांव से शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस को शिकायत मिली कि एक व्यक्ति शराब पीकर हंगामा व मारपीट कर रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। साथ ही उसके घर के समीप से 3 बोतल शराब भी बरामद किए गए। शराब के नशे में हंगामा करते थाना क्षेत्र के नूरचक गांव निवासी सुभाष कुमार राम को बिस्फी पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार व्यक्ति शराब के नशे में गांव में हंगामा व गाली गलौज कर रहा था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा बिस्फी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अवर निरीक्षक उदय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच हंगामा कर रहे उस नशेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके दरवाजे पर बैगन झाड़ी से 3 बोतल नेपाली देशी शराब भी बरामद किया। नशेड़ी की पीएचसी में चिकित्सकीय जांच कराई गई। जांचोपरांत चिकित्सकों ने काफी मात्रा में अल्कोहल होने की पुष्टि की। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एसआई सुरेश चौधरी, हरेंद्र राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रेगा प्रखंड मुख्यालय में रबी महाभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि बसैट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मंगलानंद झा ने उपस्थित किसान सलाहकार व किसानों को संबोधित करते हुए जलवायु के अनुरूप खेती करने की सलाह दी। जलवायु अनुकूल किसान खेती करने की आदत को अपनाएंगे तो खेती में जोखिम कम हो सकता है। मौसम के बदलते तेवर से परेशान किसानों को पुराने पारंपरिक पद्धति में बदलाव लाने के लिए कृषि वैज्ञानिक नए तकनीकी का प्रसार का अभियान चला रहे हैं। ये बातें रेखा प्रखंड मुख्यालय में आयोजित रबी महाभियान कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र बसैट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मंगलानंद झा ने किसानों को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार, बीएओ उमेश नंदन प्रसाद,
आत्मा प्रखंड सलाहकार अध्यक्ष अवधेश मिश्रा, मुखिया सनाउल्लाह, सुमन झा, मिथिलेश झा, सुरेंद्र यादव एवं विमल यादव ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीटीएम मधुमिता कुमारी ने आत्मा योजना से कृषि तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने व किसानों के समूह गठन की जानकारी दी। बीएओ ने रबी खेती के मसूर, चना, गेहूं, मक्का एवं सरसों के बीज तथा आधुनिक कृषि यंत्र अनुदानित दर पर प्राप्त करने की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने जैविक खेती अपनाने पर बल दिया। किसानों को मिट्टी की उर्वरता बरकरार रखने के लिए कंपोस्ट, हरी खाद एवं सूक्ष्म जैविक खाद खेतों में डालने से गुणवत्तापूर्ण अनाज पैदावार बढ़ाने की तकनीकी जानकारी दी। कार्यक्रम में कृषि समन्वयक मोहन चौधरी, अरुण कुमार, विजय चंद्र झा सहित किसान सलाहकार एवं दर्जनों किसानों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक।
ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने दरभंगा जयनगर रेलखंड के जयनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत होने वाले स्टेशन पर विभिन्न सुविधाओं को लेकर जायजा लेते हुए कार्य प्रगति की समीक्षा की। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने गुरुवार को जयनगर दरभंगा रेल खंड का निरीक्षण किया। इसी क्रम में जयनगर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत चल रहे कार्यों के गति को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करते हुए बाहरी भाग सर्कुलेटिंग एरिया तक रेल के जमीन का जायजा लिया। इसी क्रम में मोटरसाइकिल व टैक्सी स्टैंड, टीटीई रेस्ट हाउस, नवनिर्मित लिफ्ट, रनिंग रूम, एएसएम कार्यालय, पार्सल घर, प्रतीक्षालय एवं नेपाली रेलवे स्टेशन समेत अन्य जगहों पर घंटों निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से कहा कि भारत सरकार ने अमृत भारत योजना में जयनगर रेलवे स्टेशन को शामिल किया है। लगभग 17.5 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन पर विकास कार्य कराया जाएगा। कार्य को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों व कार्य एजेंसी के साथ समीक्षा बैठक कर सभी बिंदुओं पर जायजा लिया गया। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन भवन निर्माण कार्य की गति, कार्यस्थल के लिए चिन्हित जगहों का निरीक्षण कर मौके पर उपस्थित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर सभी बिंदुओं पर जानकारी ली गई। पत्रकारों द्वारा जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जयनगर स्थित नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा का जिम्मा आरपीएफ की नहीं, एसएसबी को सुरक्षा करना है। डीआरएम ने स्टेशन अधीक्षक कार्यालय में अमृत भारत योजना के तहत जयनगर रेलवे स्टेशन के मॉडल से संबंधित नक्शा को देखा और किन स्थानों पर कौन विभाग एवं रेल यात्रियों से संबंधित सुविधाओं पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हुए नक्शा के आधार पर उन सभी जगहों पर जाकर अधिकारियों से जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में सीनियर डीईएम कोऑर्डिनेटर संजय कुमार, एईएन अब्दुल ससद, सीडीओ गोल्डन कुमार, सीडब्ल्यूएस मनीष कुमार चौधरी, डीसीआई जीके भगत, स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र दास, टीआई राजेश मोहन मल्लिक, आईओडब्ल्यू एसके झा, चीफ क्रू कंट्रोलर आरडी चौधरी, आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज होरो, जयनगर प्रभारी राजकुमार सिंह के अलावा दरभंगा सेक्शन के सभी अधिकारी मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी से एक खबर सामने आ रही है, जहां बिस्फी के औसी 0 माइल पथ के बिस्फी व 0 माइल के बीच खैरी बाका में ब्रिलियंट स्कूल के समीप एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। गौरतलब है कि उस ट्रक पर 450 बोरा सीमेंट लदा हुआ था। हालांकि इस घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस अनियंत्रित पलटी हुई ट्रक को सीधा करने के लिए कयास में लगी हुई है। औसी 0 माइल बिस्फी पथ के खैरी बाका में ब्रिलियंट स्कूल के पास सीमेंट से लदी एक ट्रक अनियंत्रित हो जाने से पलट गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की देर शाम एक 10 चक्का ट्रक सीमेंट लेकर खैरी बांका स्थित राजू ट्रेडर्स के यहां पहुंचाने को जा रहा था। ट्रक पर लगभग 450 बोरी सीमेंट लदी थी। देर शाम होने के कारण घटना की सही जानकारी का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि ट्रक चालक अनियंत्रित रूप से गाड़ी चला रहा था। घटनास्थल पर डायवर्जन होने के कारण गाड़ी पलटी मार दी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। ड्राइवर व खलासी फरार बताया जा रहा है। सूचना मिलने के पश्चात औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच में लग गए। पलटी हुई ट्रक को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हालांकि एसएसबी की एक बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, जिसकी निशानदेही पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।
गौरतलब है कि भारत नेपाल बॉर्डर पर हरलाखी एसएसबी को गुप्त सूचना मिली कि जयनगर थाना क्षेत्र व हरलाखी थाना क्षेत्र के विसौल गांव में विनोद पंजियार का घर है। दोनों जगह घर होने के कारण वह आसानी से नशीली प्रतिबंधित दवाइयों का अवैध कारोबार करता है। इस मामले को लेकर जयनगर एसएसबी व जयनगर की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जयनगर थाना क्षेत्र के भेलवा टोला के वार्ड नंबर 14 के विनोद पंजियार के घर पर छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाई बरामद की गई। इसके अलावा हरलाखी के विसौल गांव में भी उसके घर छापेमारी की गई, वहां से भी काफी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किए गए। इसके अलावा लाखों भारतीय व नेपाली मुद्रा भी जब्त किए गए। मामले को लेकर विनोद पंजियार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सीमा चौकी कमला के जिम्मेवारी इलाके में एसएसबी जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एसएसबी को गुप्त सूचना मिली कि विजय पंजियार जयनगर एवं हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत विसौल गांव दोनों जगहों पर घर है, जहां वह भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाई रखी हुई है। तदुपरांत 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर की अगुवाई में त्वरित कार्रवाई करते हुए समवाई कमला प्रभारी निरीक्षक लोकेंद्र कुमार के नेतृत्व में जयनगर थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में भारतीय नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 270/13 से करीब 1 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र स्थित जयनगर में विजय पंजियार के घर छापेमारी करते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया। फिर एसएसबी ने हरलाखी थाना पुलिस के सहयोग से विजय पंजियार के दूसरे घर विसौल गांव में भी छापेमारी की। एसएसबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्यवाही में दोनों घरों से अवैध रूप से रखे हुए प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप 167 बोतल, प्रतिबंधित नशीली दवाइयां 469 नग, भारतीय मुद्रा 37,08,650 रुपए, नेपाली मुद्रा 70,350 रुपए, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी, एक एंड्रॉइड टैब व एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। इस संबंध में कार्यवाहक कमांडेंट 48वीं वाहिनी जयनगर संतोष कुमार निमोरिया ने बताया कि जब्त किए रुपए सहित सभी सामानों के साथ गिरफ्तार तस्कर को अग्रिम कार्रवाई हेतु जयनगर थाने की पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सशस्त्र सीमा बल के जवान और बिहार पुलिस लगातार अभियान चला रही है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार अभियान चलाए जाएंगे और भारत नेपाल सीमा पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोका जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि बीते 18 अक्टूबर की मध्य रात्रि महाविद्यालय के गणित विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह का उनके आवास पर निधन हो गया। उनके निधन को लेकर उनकी आत्मा की शांति के लिए और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए महाविद्यालय परिसर में शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी व छात्राओं के द्वारा शोक सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मधुबनी के जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय में गणित विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। बीते 18 अक्टूबर की रात में डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह का निधन उनके आवास पर हो गया। शोक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मीना प्रसाद ने कहा कि डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह गणित के प्रतिष्ठित शिक्षक थे तथा एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक के रूप में उन्होंने महाविद्यालय में अपनी सेवा दी। महाविद्यालय में उनका योगदान सदैव अस्मरणीय रहेगा। शोक सभा में उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। शोक सभा में एक शोक संदेश पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय मधुबनी की यह शोक सभा 18 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर सूर्य नारायण सिंह विभागाध्यक्ष गणित विभाग के निधन महाविद्यालय परिवार 19 अक्टूबर को शोक व्यक्त करती है। यह शोक सभा उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है।
इस मौके पर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी के साथ सैकड़ों छात्राएं उपस्थित थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में ग्राम रक्षा दल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम रक्षा दल के अध्यक्ष धर्मेंद्र दास ने की। इस दौरान बैठक में विशेष रूप से चर्चा की गई कि बीते कुछ दिनों से हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर अपराध की गति लगातार बढ़ती जा रही है। इन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अगर ग्राम रक्षा दल के सदस्य भी आगे आकर इसमें अपना योगदान दे तो पुलिस का सहयोग लेते हुए इसका खात्मा किया जा सकता है। इस बात को लेकर ग्राम रक्षा दल के द्वारा पुलिस से वार्ता भी की गई कि ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को ड्यूटी निर्धारित कर दी जाए, जिससे वह शिफ्ट वाइज रात में रत जगाकर अपने क्षेत्रों में गश्ती कर सके, जिससे अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसमें यह बात सामने आई कि पुलिस किसी भी प्रकार से लिखित ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि ना पुलिस खुद काम कर रही है और जब वो काम करना चाह रहे हैं तो ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। हरलाखी थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में ग्राम रक्षा दल की बैठक जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जहां बैठक को संबोधित करते हुए ग्राम रक्षा दल के जिलाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान समय में हरलाखी विधानसभा सहित जिला भर में लगातार हो रही चोरी और डकैती से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार चोरी और डकैती से प्रशासन भी परेशान हो चुकी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की गश्ती गाड़ी सड़क से गुजरती रहती है और गांव में चोरी डकैती होता रहता है। दरअसल प्रशासन को सही समय पर सूचना तक नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन ग्राम रक्षा दल को प्रतिनियुक्ति पत्र देकर सक्रिय कर देता तो अपराध पर अंकुश लगाना मुश्किल नहीं है। प्रशासन को वार्ड स्तर पर ग्राम रक्षा दल को सक्रिय कर देना चाहिए, ताकि हजारों ग्राम रक्षा दल रात्रि में अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा सके। लेकिन दुख की बात यह है कि जब प्रशासन से इस मुद्दे पर संपर्क करते हैं तो वह मौखिक तौर पर ड्यूटी देने की बात कहते हैं। इस तरह भला ड्यूटी कौन करेगा? सबका अपना परिवार भी है। वहीं प्रखंड अध्यक्ष शैलेंद्र पासवान ने कहा कि जिस तरह कोरोना के समय में सभी ग्राम रक्षा दल को प्रतिनियुक्ति पत्र जारी किया गया था, उसी तरह वर्तमान परिस्थितियों में भी प्रशासन को सभी ग्राम रक्षा दलों को प्रतिनियुक्ति पत्र जारी कर काम लेना चाहिए, ताकि क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुरित लग सके। आज ग्राम रक्षा दल की बैठक मनोहरपुर में हो रही है। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है कि लगातार हरलाखी प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरा जिला स्तर पर एक भय का जो माहौल बना हुआ है, जिसमें प्रशासन अपने तरफ से जो प्रयास कर रही हैं उनको विफलता मिलती है। इसका रीजन है कि ग्राम रक्षा दल को नजरअंदाज करके प्रशासन और पदाधिकारी चल रहे हैं, जबकि इस पर अंकुश उसी समय में लगाया जा सकता है जब वार्ड स्तर पर, ग्राम स्तर पर जब ग्राम रक्षा दल को सक्रिय प्रतिनियुक्त कर इनसे काम लिया जाएगा। क्योंकि प्रशासन सड़क होकर के चली जाती है, उनकी गाड़ी चली जाती है, डकैती गांव में होती रहती है। इसकी जानकारी प्रशासन को मिल नहीं पाता सही समय पे। यही कारण है कि डर का माहौल जो है पूरे समाज में बना हुआ है। हमने लगातार एक जिला अध्यक्ष होने के नाते हमने पदाधिकारी के वरीय पदाधिकारी सबसे भी संपर्क साधा कि आप ग्राम रक्षा दल को प्रतिनियुक्त करके इनसे काम लें। जिस प्रकार से आपने कोरोना में काम लिया था उस प्रकार से फिर इस बार काम लें, ताकि चोरी और डकैती पर अंकुश लग सके। समाज में जो डर का भय बना हुआ है वह भय को मिटाने में हम लोग सक्षम हैं और प्रशासन को हम कदम से कदम मिला करके सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रशासन का एक ही रवैया है कि मैं प्रतिनियुक्त नहीं करूंगा, आप मौखिक तौर पे काम करिए। तो भैया सबका अपना अपना परिवार है। यही हमारी मांग है अभी सरकार प्रशासन से, खास करके मधुबनी जिला के प्रशासन से और पदाधिकारी से हमारी मांग है कि आप ग्राम रक्षा दल को सक्रिय करिए। इस डर को, माहौल को मुक्त करने के लिए ग्राम रक्षा दल जब तक सक्रिय नहीं होगा तब तक यह चोरी डकैती पर अंकुश लगाना असंभव होगा। निश्चित रूप से बैठक का यही मुख्य कारण है आज का हम लोगों का कि आज हम लोगों ने विचार किया है कि प्रशासन से हम लोग जब हम बात करते हैं तो इस पर नजरअंदाज करके मौखिक तौर पर हम लोगों से काम लेने का उनके द्वारा बात कही जाती है, जो कि अनुचित है। यह कहीं भी सत्य नहीं है। मुझे प्रतिनियुक्त करें, फिर देखें कि चोरी डकैती पर अंकुश कैसे लगता है।
जी। अच्छा, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र दास हुआ, जिला अध्यक्ष मधुबनी। हमारा का मीटिंग है मनोहर में, हम लोग का सभी सदस्य के द्वारा सभी आदमी हम लोग एक बैठक किए है। इसमें निर्णय लिया है कि जो आज तरह तरह के घटना घटती है, इस पर बहुत चिंतित है सभी समाज, सभी व्यक्ति को चिंतित सता रहा है कि आज कहाँ है, क्या होगा, कल क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके कैसे हम लोग शांति में रहेंगे, हमारा घर परिवार समाज कैसे शांति में रहेगा। बाहरी आदमी आके आक्रमण कर देता है, चोरी डकैती अनेक तरह की घटना घटती रहती है। इसमें हम लोग के साथ प्रशासन से बातचीत होती है तो वो मौखिक रूप से कहता है। अच्छा। मौखिक से कितना दिन चलेंगे? मौखिक रूप से कहता है आप लोग? हाँ, मौखिक रूप से हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग प्रतिनिधित्व किया जाए। और जिस तरह कोरोना काल में हम लोग के लिए लेटर निकाला हुआ था, उसी तरह निकाल के सभी वार्ड में, हर गांव में, हर वार्ड में हमारा नंबर है। जितना अधिक चाहिए उतना अधिक मिलेगा ग्राम रक्षा दल का सदस्य, मगर उसके लिए कुछ लेटर होना चाहिए, कुछ शेड्यूल होना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जी, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए कि हम लोग का भी कुछ परिवार है, घर परिवार है, कैसे चलेगा। हम लोग बराबर काम कुछ न कुछ करते रहे हैं कि सर लोग आओ करेगा, सब करेगा, मगर अभी आश्वासन ही मिलता है हम लोग को। और तरह तरह को हम लोग को हानियाँ झेलना पड़ता है, अपमान अति करना पड़ता है, आलोचना का सामना करना पड़ता है। बहुत सारा ऐसा बात है। सबका नाम क्या हुआ? कमल कुमार भगत, प्रखंड सचिव मधुपुर क्या? जी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। राजनगर प्रखंड के राज खेल मैदान में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चिचरी, कानून गो, भरिया, विसनपुर, सतघारा व सिमरी को लेकर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण मौजूद हुए।
मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों से उनका फीडबैक भी लिया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत राज खेल मैदान में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड के बीडीओ प्रभात रंजन, सीओ महेंद्र प्रसाद, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी निरंजन जायसवाल, सीडीपीओ राजनगर एमओ सुरेश कुमार, मुखिया सविता चौधरी, अनिरुद्ध यादव, राम कुमारी देवी, प्रमुख सुलेखा देवी, उप प्रमुख गोपाल धीरासारिया ने संयुक्त रूप से जन संवाद कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को बीडीओ प्रभात रंजन ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना से अवगत कराया। जन संवाद स्थल पर विभिन्न विभागों योजना का स्टॉल लगाया गया था। इस कार्यक्रम में चिचरी कानूनगो पंचायत, सतघारा, भरिया विशनपुर, सिमरी पंचायत के सभी योजनाओं के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम से जनता और अधिकारियों को सीधा एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिला। कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपस्थित लोगों को दी गई। साथ ही राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं से लोगों को अवगत कराया गया। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मधुबनी पुलिस सदैव सेवा के लिए तत्पर है। किसी भी शिकायत के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पब्लिक पुलिस के बीच में समन्वय स्थापित कर कार्य करती है। आपातकालीन सेवा के लिए डायल 112 का संपर्क साधे। वहीं महिलाओं के लिए थाना में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि आने वाले फ्रॉड कॉल से बचे। फ्रॉड कॉल के शिकार होने पर साइबर थाना से संपर्क साधे। इस मौके पर मुखिया शेखर सुमन, श्यामानंद यादव, मुखिया प्रतिनिधि दीपक कुमार, सिमरी मुखिया संतोष पासवान समेत सैकड़ों स्थानीय लोग शामिल थे। हमारे स्वच्छता कर्मी बाहर निकलते हैं, सब लोग को मोटिवेट करते हैं, जितना भी कूड़ा कचरा है टेक्नोलॉजी जिसमें हमें कंप्यूटर की जानकारी होती है, इससे हम हो रहे हैं हमारे अभी के समाज में, अभी की स्थिति में किस तरह से सब हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। हम अपना आधार कार्ड और जातियावाद जो किसी साइबर से बनाते हैं वो खुद कर सकते हैं। यहाँ CLS की भी तैयारी करवाई जाती है जो कि लैंग्वेज है। इसमें हमारे शिक्षकों के द्वारा लैंग्वेज सिखाया जाता है, इंग्लिश और हिंदी। और यहाँ पे हमें किसके साथ कैसा व्यवहार और किसके साथ कैसा रहने व्यवस्था रखना चाहिए ये भी बताया जाता है। और यहाँ 16 दिसंबर 2016 में हुआ था और इनके संस्थापक DSCM है। कार्यक्रम का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्रों पे करते हैं। ये कार्यक्रम प्रत्येक 7 तारीख को होता है। जो भी गर्भवती माताएं हमारी हैं उन्हें हम लोग मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं या जागरूक करते हैं। ये बताते हैं कि आपका खान पान कैसे होना चाहिए, आपको कौन सी दवा कब लेनी चाहिए, आपको आराम कब कितना करना चाहिए, आपका मेरे पोती का आंगनबाड़ी के द्वारा मृत्युंजय सर एवं निरावर सर के द्वारा सूचना मिली। मैं उन कार्यक्रम के माध्यम से आगे गया और मेरे बच्चे को नाम बता दीजिए। नाम एक बार बच्ची का नाम बताइए जिनका इलाज हुआ। अर्चना कुमारी। अगर कहीं भी काम अगर मान लीजिए बाकी है उनको बेहतर जैसे भी माननीय मुखिया है, हमारे पंचायत समिति है, सबसे मैं बात करूंगा और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। दूसरी बात, एक 7 विषय पार्टी सरकार लाई है वर्तमान में, जिसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसमें जितना भी आप लोग रोजगार का साधन सरकार उपलब्ध करना चाहती है। जितना बेहतर हमारा रोजगार का साधन होगा हमारा स्टेट उतना ही प्रगति करेगा। दूसरी बात, सशक्त महिला, सक्षम महिला, इसमें सरकार मैं देख रहा हूँ बार बार नौकरी में 35% रिजर्वेशन और बहुत सारी योजनाएं। आप तो भाई क्लास 10 पास कीजिएगा, क्लास 12 पास कीजिएगा, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अब मैं देखने को मिल रहा है कि महिलाएं जब ग्रेजुएशन पास करती हैं तो आपको 50,000 रुपया मिलती है। बीपीएससी का पीटी परीक्षा पास कीजिएगा तो 50,000 रुपया मिलेगा। यूपीएससी का पीटी परीक्षा पास कीजिएगा 1 लाख रुपये का सरकार दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। सरकार का जो सोच है
इसलिए सरकार का जो प्रयास है बिल्कुल सफल है। इसको हम और बेहतर बनाने की कोशिश में है। दूसरी बात, हर खेत तक पानी। हम देख रहे हैं कि जो आप रिजल्ट आंकड़ा देखिएगा, आप शांति बना के रखिए, आपको आप शांति बना के रखिए, बात सुनिए। अभी देखिएगा हमारा जो जनगणना 2011 हुआ था, इससे एक डाटा है कि आपका 88% जो आबादी है बिहार का ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। और अभी मैं देख रहा हूँ मोर देन 76% जो पॉपुलेशन है बिहार का अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में और खेती पर निर्भर है। तो खेती पे और खेती को और बेहतर जो इनकम का स्रोत बनाने के लिए सरकार एक योजना लाई थी 7 निश्चय पाठ में हर घर के आपका हर खेत तक मतलब जल पानी। मतलब इसलिए सरकार चाहती है जितना भी हमारे खेत है, जितना भी हमारे किसान भाई हैं, उस सबसे जहाँ तक जमीन है वहाँ पर पानी अवेलेबल हो। पानी अवेलेबल होगा, आपका मोड ऑफ इनकम खेती अच्छा होगा, खेती अच्छा होगा तो मोड ऑफ इनकम अच्छा होगा। इसमें सरकार मैं देख रहा हूँ जितना भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे अभी SSWM योजना चल रही है, जिसमें सरकार चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ आप शहरी क्षेत्र में भी आपको 2 तरह का डिब्बा दिया जाता है, एक नीला एक हरा। इसमें क्या है कि सरकार चाहती है कि हमारा ये दोनों क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और आपका शहरी क्षेत्र दोनों साफ रहे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ राजनगर में, मैं 2-3 बार इंस्पेक्शन में निकला हूँ, तो इसमें लोग 6 बजे 7 बजे हमारे स्वच्छता कर्मी बाहर निकलते हैं, सब लोग को मोटिवेट करते हैं। जितना भी कूड़ा कचरा है या सूखा कचरा है, गीला कचरा, आप घर से कलेक्ट करते हैं, आप उस जगह पे आप डाल देते हैं। ये सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये डिपेंड आप पे करता है, मैं तो पदाधिकारी हूँ और ये डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि इस योजना से मैं आपके यहाँ मैं आपको अवेलेबल करवा दिया, रिक्शा अवेलेबल हो गया, ठेला अवेलेबल हो गया, स्वच्छता कर्मी अवेलेबल हो गए। और इसमें आप लोग बस ये मोटिवेट करते हैं कि इसमें एक इंटरचार्ज भी है। इसमें इंटरचार्ज ये है कि जितना स्वच्छता कर्मी है उनको पर मंथ 3000 रुपये की राशि सरकार दे रही है, जिसमें प्रत्येक घर से 1-1 रुपया, मतलब 1 महीना का 30 रुपया आप लोग को देना है। इसमें जिलाधिकारी महोदय का भी मतलब 15 दिन पे मुख्य सचिव महोदय से बैठक हो रही है, कंप्लीट बैठक हो रही है। इससे बहुत एक्टिव भी है मुख्य सचिव महोदय और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय भी। प्रत्येक घर से आपको 1-1 रुपया, मतलब महीने का 30 रुपया आपको उसमें देना है। इसी पैसा से हम लोग जो स्वच्छता कर्मी है उनको पेमेंट आगे 1 साल बाद करेंगे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को हर घर तक पहुंचाना व योग्य लाभुकों द्वारा उसका लाभ लेने के उद्देश्य से जिले भर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन मधुबनी प्रशासन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि जयनगर के दुल्लीपट्टी पंचायत व लदनिया प्रखंड के सिद्धपा पंचायत में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार समेत अन्य जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जन संवाद कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीण, जनप्रतिनिधि व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए, जहां सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी लोगों को दी गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सहित कई वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के एवं लदनिया प्रखंड के सिद्धपा पंचायत में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आम जनों सहित काफी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस जन संवाद कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं कई लाभुकों ने अपना अपना अनुभव भी साझा किया तथा फीडबैक भी दिया। जन संवाद कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने जिले के युवाओं से आर्थिक हल युवाओं का बल निश्चय योजना के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, स्वयं सहायता भत्ता योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि जन संवाद कार्यक्रम स्थल पर DRCC द्वारा काउंटर खोलकर योजना के आवेदन प्राप्त करने के साथ साथ योजना की जानकारी भी दी जा रही है। पूर्ण पारदर्शिता व उत्तरदायित्व के साथ जयनगर व लदनिया प्रखंड में विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि आम जन तक सरकार की सभी कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की जानकारी पहुंचाना
एवं जनता व प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय कायम करना जन संवाद का प्रमुख उद्देश्य है। जन संवाद कार्यक्रम में प्राप्त सुझाव व फीडबैक पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन कार्यक्रम में सभी का सहयोग अपेक्षित है। एसपी सुशील कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। डायल नंबर 112 का उपयोग किया जा सकता है। यह 24 घंटे की सेवा है। इस सेवा के तहत वर्तमान में औसतन 12 मिनट में मधुबनी पुलिस सहायता के लिए उपलब्ध हो जाती है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2023 से अब तक 2 लाख लीटर देशी विदेशी शराब जब्त की गई है। साथ ही 335 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है। इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त विशाल राज, एसडीओ जयनगर, ओएसडी अमैत विक्रम बेनामी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं काफी संख्या में आम जनों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कला, युवा एवं संस्कृति विभाग एवं मधुबनी प्रशासन के संयुक्त संचालन में मधुबनी में जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन होना है। आगामी 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 में बालक बालिका वर्ग के सभी प्रकार के खेल आयोजित किए जाने हैं, जिसमें उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त विद्यालय के सभी छात्र छात्रा भाग लेंगे। गौरतलब है कि यह जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता मधुबनी जिला के विभिन्न खेल मैदानों पर आयोजित होगी, जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन जारी है। खेल पदाधिकारी के द्वारा यह जानकारी दी गई कि 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिक खेल कार्यक्रम 2023-24 के तहत जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक मधुबनी जिला के विभिन्न खेल मैदान पर आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में जिले के सभी मध्य, उच्च माध्यमिक और सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय के खिलाड़ी अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बालक बालिका वर्ग में विभिन्न खेलों में भाग ले सकेंगे। प्रतिभागियों की उम्र की गणना सभी आयु वर्गों के लिए 31 दिसंबर 2023 से की जाएगी। सफल आयोजन को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बीते 11 अक्टूबर को बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि जिला स्तर पर एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, हैंडबॉल, रग्बी, बुशु, कराटे, शतरंज, क्रिकेट, कुश्ती, बैडमिंटन की प्रतियोगिता होगी। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों को योग्यता प्रमाण पत्र भरकर वंचित कागजातों को प्रधानाध्यापक के अग्रसारित पत्र के साथ शारीरिक शिक्षक, सामान्य शिक्षक या अन्य के द्वारा जिला खेल भवन मधुबनी के कार्यालय में 20 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे शिक्षकों ने बताया कि दुर्गा पूजा की छुट्टी के बावजूद सभी शिक्षक तैयारी में लगे हुए हैं और तैयारी अंतिम चरण में है। इस अवसर पर उच्च विद्यालय संभुआर के खेल शिक्षक सुनील कुमार ठाकुर, डॉक्टर प्रमोद कुमार महतो, आरती कुमारी, रंजीत कुमार, गजेंद्र कुमार, साधना कुमारी, प्रदीप कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। खेल को लेकर क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जानकारी दीजिए। देखिए, प्रत्येक साल की तरह इस बार भी जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 27, 28 और 29 को रखी गई है। अलग अलग खेल विधा अलग अलग जगहों पर रखी है। हमारा मुख्य आकर्षण, मुख्य कार्यक्रम पंडल उच्च विद्यालय के प्रांगण में होगा। इसके अलावा कराटे, वुशु, शतरंज और कुश्ती हमारा खेल भवन मधुबनी में होगा। इसके अलावा बैडमिंटन नगर भवन मधुबनी में होगा और फुटबॉल रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी में होगा। ये हमारा विस्तृत कार्यक्रम है। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। हमारे सारे शिक्षक दुर्गा पूजा की छुट्टी के बावजूद भी काम में लगे हुए हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पूरा नाम सुनील कुमार ठाकुर हुआ, हाई स्कूल संभुआर। हम लोग
इसमें हैं, सर के सहयोग में आए हैं और जिला लेवल पर खेलकूद का जो प्रतियोगिता चल रहा है उसमें जोर शोर से सभी कर्मी लगे हुए हैं। हम लोग। आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर प्रमोद कुमार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आरती कुमारी। किस विद्यालय में आप हैं? मध्य विद्यालय हरिपुर गौरीदास टोल कलवाही। तो आज यहाँ पर क्या हो रहा है तो बताइए। जी सर, जिला स्तरीय खेल के लिए हम लोग यहाँ मतलब आगे की तैयारी कर रहे हैं, छुट्टी होने के बावजूद भी, क्योंकि 27, 28, 29 तीनों दिन गेम है और फिर राज्य स्तरीय भी तुरंत होने वाला है 2, 3, 4, 5, इसलिए हम लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग खेल की तैयारी में लगे हुए हैं, प्रतियोगित होके आए हैं और यहाँ पे जोर शोर से तैयारी चल रहा है जिला स्तरीय खेल का। तो छुट्टी है तो आप लोग दुर्गा पूजा में पूजा करना चाहिए ना? नहीं, जब खेल का जिम्मेवारी है तो हम शिक्षक मिलकर ही जिम्मेवारी को पूरा करेंगे। और हम कलवाही प्रखंड के मिडिल स्कूल पुरसोलिया से आए हैं। रंजीत कुमार। अभी जो एकडारा हाई स्कूल से हम आए हुए हैं, यहाँ पे हमारा प्रतिनियोजन हुआ है और यहाँ पे जितने भी प्रतिभागी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। 27 अंडर 17, अंडर 19, अंडर 14 तीनों ग्रुप का स्पोर्ट्स मीट होना है, जिसमें 13 विधाएँ हैं। उसमें वो जितने भी बच्चे हमारे आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उनकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। 27, 28, 29 को कंपटीशन होना है, तैयारी चल रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में नवरात्रि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक डांडिया, गरबा व विभिन्न नृत्य की प्रस्तुति दी गई। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में गुरुवार को नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में डांडिया और गरबा नृत्य की धूम रही। नर्सरी से 5वीं तक के छात्र छात्राओं ने जमकर अलग अलग गीतों पर कक्षा के अनुसार ग्रुप डांस की प्रस्तुति दी। छात्र छात्राओं ने रंग बिरंगी पोशाकों और हाथों में डांडिया लेकर डांडिया नृत्य करते हुए सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर स्कूल के निर्देशक श्रवण पूर्वे ने सभी को नवरात्रि की बधाई देते हुए कहा कि छात्रों में कौशल विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम जरूरी हैं। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की अद्वितीय शक्तियों की पूजा का समय है। साथ ही स्कूल में हुए ड्राइंग प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रधानाचार्य द्वारा सर्टिफिकेट्स देकर प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर स्कूल के कोऑर्डिनेटर अमरजीत सिंघानिया, प्रधानाचार्य प्रतिमा कुमारी और सभी शिक्षक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला भर में धूमधाम, हर्षोल्लास व भक्तिभाव के माहौल में माता दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। 5वें दिन माता दुर्गा के 5वां स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की गई, जहां विभिन्न मंदिरों में आकर्षक पूजा पंडाल लगाकर माता की पूजा अर्चना हो रही है। भक्तों की भीड़ लग रही है। वहीं छोटे बड़े हर पंचायत, गांव व शहर में अपने घरों में कलश स्थापित कर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। दुर्गा पूजा को लेकर पूरा जिला भक्तिमय माहौल से सरोबार है। मधुबनी जिले भर के विभिन्न दुर्गा मंदिर में गुरुवार को नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा की 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना बहुत ही धूमधाम से की गई। घरों और मंदिरों सहित अन्य पूजा स्थलों में लोग बेहद ही नियम निष्ठा से मां दुर्गा की आराधना में जुटे हैं। संध्या आरती में लोग काफी संख्या में भाग ले रहे हैं। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है।
नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। साधक का मन समस्त लौकिक, सांसारिक, माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूरी तरह तल्लीन होता है। जहां मां दुर्गा की प्रतिमा बनाकर पूजा हो रही है, उन सभी जगहों पर षष्ठी तिथि को बिलनौती का रस्म पूरा किया जाता है। इस दिन माता दुर्गा के आगमन को लेकर बेल वृक्ष के निकट पूजा कर जोड़ा बेल में पीला कपड़ा बांधकर मां दुर्गा को आमंत्रण दिया जाता है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर दुर्गा पूजा के छठे दिन शुक्रवार को अपराह्न श्रद्धालु मैया के आगमन को लेकर मां की डोली लेकर धूमधाम से निमंत्रण देने बेल वृक्ष के पास पहुंचते हैं, जहां बेल वृक्ष की पूजा की जाती है। निमंत्रण देते हुए जोड़ा बैल को पीला धोती या लाल कपड़ा में लपेट दिया जाता है। पंडित बताते हैं कि पूजा और आरती के बाद मैया के जयकारे के साथ निमंत्रण का कार्यक्रम पूर्ण कर श्रद्धालुओं की टोली वापस माता के दरबार तक पहुंचती है। ऐसी मान्यता है कि बेल के पेड़ में जोड़ा बेल को ढूंढकर उस बेल के पास डोली लेकर पहुंचते हैं। विधि विधान से मैया की पूजा आरती कर उस जोड़ा बेल में पीला या लाल कपड़ा बांधा जाता है, जो मां के निमंत्रण का प्रतीक है। इस दौरान श्रद्धालु मैया के कार्यक्रम में गाजे बाजे व अपने घर के ढोलक, घंटी, झाल लेकर मैया की यात्रा में शामिल होते हैं। आगामी शुक्रवार को षष्ठी तिथि रात के 9:24 तक है और राहु काल दिन के 12:03 से रात के 8:43 तक नहीं रहेगा। इस बीच बिलनौती का कार्यक्रम करना अति उत्तम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मां दुर्गा की 5वीं शक्ति को स्कंद माता के रूप से जाना जाता है। नवरात्रा के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण मां के स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ऐसा मान्यता है कि जो भी भक्तगण भक्ति भाव से मां की पूजा अर्चना करते हैं, मां उन्हें सभी रोग और विकार से दूर रखती है। नवरात्रि का 5वां दिन मां दुर्गा की 5वीं शक्ति मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी स्कंद माता कार्तिकेय यानी कि स्कंद कुमार की माता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में निसंतान दंपत्ति को स्कंद माता की विशेष उपासना करनी चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि स्कंद माता की आराधना से सूनी गोद जल्द भर जाती है। सांसारिक जीवों में नवचेतना का बीज बोने वाली देवी कहलाती है मां स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने और फिर देवी को पीला चंदन, पीली चुनरी, पीली चूड़ियां, पीले फूल अर्पित करें। पूजा में ओम स्कंद मात्रे नमः का जाप करते रहें। मां स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। खीर में केसर डालकर भी नैवेद्य लगाया जा सकता है। मां स्कंद माता के मंत्रों का जाप करे और आरती के बाद 5 कन्याओं को केले का प्रसाद बांटे। मान्यता है इससे देवी स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती हैं और संतान पर आने वाली सभी कष्टों का नाश करती है। संतान हर कठिनाइयों को आसानी से पार करने में सक्षम बनता है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।